गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं भूपेश जवांगन निखार कोचिंग सेंटर दिल्ली राजरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय इतिहास, भारतीय संविधान, कला संस्कृति, विज्ञान एवं करंट अफेयर्स से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं और भूगोल से भी क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पीएससी एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो आपके आगामी परीक्षाओं, खासकर सीजीपीएससी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपसे यही अनुरोध है कि इस वीडियो को अच्छे से देखिए और साथ में नोट डाउन भी करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला लिखा है संसद के अंग। संसद के कितने अंग होते हैं आप सभी को मालूम होना चाहिए। संसद के 3 अंग है दोस्तों। कौन कौन सा है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, यहाँ पूरा भले ना लिखा हो लेकिन आप लोग कॉपी में लिख लीजिए। कौन कौन सा है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये जो है संसद के 3 अंग है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद सेकंड करंट अफेयर देखते हैं हम लोग। इसमें है मराठा साम्राज्य के पेशवाओं का क्रम। आप लोग पढ़े हैं भारतीय इतिहास में मराठा साम्राज्य, मुगल साम्राज्य। मराठा साम्राज्य के संस्थापक की बात करें तो महाराज शिवाजी है, छत्रपति शिवाजी। ठीक है ना। उसके बाद और बहुत सारे ताराबाई ये सब आए हैं, साहू जी, ये सब सभी शासक थे। ठीक है, लेकिन शासकों की मदद करने के लिए, ठीक है, कौन होता है? पेशवा होते हैं। मतलब शासक लोग एक प्रधानमंत्री या महामंत्री नियुक्त करते हैं, जिन लोग क्या कहलाते थे? पेशवा कहलाते थे। तो पेशवाओं का ही हम लोग क्रम देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पेशवाओं के क्रम में पहला लिखा है बाजीराव प्रथम दोस्तों। बालाजी विश्वनाथ ये प्रथम थे। ठीक है, बाजीराव प्रथम ये द्वितीय थे। उसके बाद देखिए, एक बार फिर से बता रहा हूँ इसी को, पेशवाओं के क्रम में कौन कौन सा है। पहला है बालाजी विश्वनाथ। सेकंड लिखा है बाजीराव प्रथम। और थर्ड लिखा है बालाजी बाजीराव, या इसी को नाना साहब भी बोलते हैं। और चौथा है माधवराव नारायण प्रथम। पांचवा नारायण राव प्रथम। और छठवां है रघुनाथ प्रथम। सातवां है माधव नारायण द्वितीय। और आठवां है बाजीराव द्वितीय। इसको कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, ध्यान से लिख रहा हूँ उसको। देखिए, पहला तो क्या है, आप सभी को मालूम है, बालाजी विश्वनाथ है। दूसरा बा से ही है बाजीराव। ठीक है, इतना हो जाने के बाद फर्स्ट और सेकंड लिखने के बाद आप फर्स्ट का फर्स्ट वाला शब्द देखेंगे और सेकंड का सेकंड वाला शब्द। फर्स्ट का फर्स्ट वाला शब्द क्या है? बाजीराव। और सेकंड का फर्स्ट वाला शब्द क्या है? बालाजी। तो थर्ड क्या बना है? बालाजी बाजीराव एक साथ लिखा गया है दोस्तों। और बालाजी बाजीराव का ही अन्य नाम क्या है? बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, नाना साहब है दोस्तों, याद रखेंगे, नाना साहब। उसके बाद कौन है? माधव राव नारायण प्रथम। उसके बाद माधव को छोड़ देना है, नारायण है। उसके बाद रघुनाथ राव है। उसके बाद फिर माधव नारायण द्वितीय आएगा, फिर बाजीराव द्वितीय आएगा लास्ट। ठीक है, तो प्रथम कौन है? बालाजी विश्वनाथ है। और अंतिम कौन है? बाजीराव द्वितीय है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लीजिए, एक बार नोट भी कर लीजिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मानव विकास रिपोर्ट जारी करता। आखिर जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, कौन जारी करता है? सभी देशों का, विश्व भर में जितने भी देश है उनका लिस्ट जारी किया जाता है कि वहाँ के मानव का विकास कितना स्तर है, कौन से नंबर पर है वो देश मानव विकास करने में। ठीक है, तो ये कौन जारी करता है दोस्तों? याद रखना है, संयुक्त, देखिए लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूएनडीपी, और इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यू से यूनाइटेड है, एन से नेशन है, डी से डेवलपमेंट है, और पी से प्रोग्राम है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। 2024 में अभी हाल ही में भारत की स्थिति की बात करें तो जितने भी देश, उसमें से भारत की स्थिति 134 स्थान पर है दोस्तों, याद रखना है। कितने स्थान पर है? 134 स्थान पर है। 134, एक बार फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, ध्यान देंगे। 134 स्थान पे है दोस्तों, याद रखेंगे ना, 134 स्थान पे है ये वाला जो है। इसका आधार क्या है? आधार की बात करें तो ये जो है, किसी भी देश के हम लोग मानव विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको तो संस्था जो है यूएनडीपी देखती है, लेकिन किस आधार पे देखती है, किसको बुनियादी ढांचा मानती है? ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो आय स्तर, कि वहाँ के जो लोगों का आय स्तर कैसा है, इनकम कैसा है उन लोग, और वहाँ की वो देश की शिक्षा कैसी है, ये दूसरा है। और तीसरा है जीवन प्रत्याशा, मतलब जीवन की अवधि, जीवन की अवधि कैसी है, मतलब वहाँ के लोग कितने साल तक जीवित रहते हैं, ये सब है। तो 3 स्तर है इसके। प्रथम शिक्षा है, दूसरा वहाँ के आय, और तीसरा है वहाँ का जीवन स्तर, मतलब जीवन की अवधि। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद में हम लोग अनुच्छेद 153, 154, 155 और 156 के बारे में देखने वाले हैं। ये अनुच्छेद
तो अनुच्छेद 153 क्या बोलता है? राज्यपाल का पद है दोस्तों। अनुच्छेद 153 में क्या है संविधान के? राज्यपाल का पद। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल जो है राज्य की संघ की या फिर कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होगा, याद रखना है, ठीक है। 154 में क्या है? राज्यपाल जो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होगा, इतना याद रखना है। और 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति है दोस्तों, नियुक्ति है। और 56 में राज्यपाल की अवधि, मतलब कब तक राज्यपाल अपने पद पर रहेंगे। बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है CGPSC CG व्यापम में, चाहे जो भी NTPC एग्जाम हो, इसको अच्छे से रट लेना है। 153 में राज्यपाल का पद, 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, और 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, और 156 में राज्यपाल की पद अवधि। उसके बाद है भारतीय संविधान को संशोधन करने के लिए विधेयक सिर्फ लोकसभा या राज्यसभा में ही लाया जा सकता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान में अगर अमेंडमेंट, संशोधन या करेक्शन करना है नियम कानूनों में, ठीक है ना, तो वो शक्ति किसके पास है? तो सिर्फ लोकसभा या राज्यसभा के पास है। राष्ट्रपति के पास भी नहीं है, ना ही राज्यों की विधानसभा या विधान परिषद के पास है। सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? लोकसभा या राज्यसभा। संशोधन करना चाहती है किसी भी प्रकार का नियम कानून में, तो लोकसभा या राज्यसभा में किसी में भी विधेयक को पहले सदस्यों द्वारा लाया जा सकता है कि ऐसा करना है करके। इसमें राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, ठीक, ये भी याद रखना है। मान लो दोनों सदन से पारित हो गया है जो भी है, तो राष्ट्रपति सिर्फ साइन बस करेगा, मना नहीं कर सकता। वीटो का शक्ति मतलब नहीं है इसमें, ठीक, याद रखना है। उसके बाद है प्रसिद्ध स्थानीय तूफान एवं क्षेत्र दोस्तों। इसके अंतर्गत पहला देखिए, ये भी एक गर्म जलधारा है तूफान वाला, अल नीनो। अल नीनो क्या होता है? गर्म जलधारा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक है ला नीनो, ये क्या है? ठंडी जलधारा है, ठीक है। अल नीनो जो है गर्म जलधारा है। अगर समझ नहीं आ रहा है तो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखिए, ठीक है। अल नीनो ये गर्म जलधारा है, और ला नीनो जो है ठंडी जलधारा है, ठीक है। देखिए इसको कैसे याद रख सकते हैं, कंफ्यूज तो होंगे ही होंगे, कौन सा गर्म है कौन सा ठंडी। तो अल नीनो में अल बस याद रखेंगे, अल, और गर्म है ये अलग, ठीक है। तो अलग बस याद रखना है, इसमें याद हो जाएगा, बाकी उसको याद करने की जरूरत नहीं है। ठंडी रहेगी, एक गर्म है एक ठंडी है, ठीक है। तो अल से अल नीनो और ग से गर्म रहेगा। उसके बाद देखिए स्थानीय चक्रवात और क्षेत्र। आम्र वर्षा किधर होती है? आम्र वर्षा, तो आम्र वर्षा दोस्तों कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में होती है, याद रखना है, कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में। और फूलों वाली बौछार दोस्तों केरल में होगी। और काल बैसाखी, ये काल बैसाखी जो तूफान आता है दोस्तों पश्चिम बंगाल में आती है। और लू जो है उत्तर भारत, इसको आप लोग उत्तर भारत भी लिख सकते हैं, उत्तर भारत, ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तर भारत। लू जो है पंजाब से बिहार तक, ठीक है, याद रखना है इसको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। आम्र वर्षा कर्नाटक तटीय क्षेत्रों में, और काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में, फूलों वाली बौछार जो है केरल में, और लू जो है पंजाब से बिहार तक, इतना याद रखना है। उसके बाद जो है साइंस से क्वेश्चन आया हुआ था, वह जोड़ जहाँ गर्दन सिर से मिलती है, उस जोड़ का क्या नाम है? जहाँ जो है गर्दन जो है वो सिर से मिलती है, तो इसको जोड़ को क्या बोलते हैं? पिवटल जोड़ बोलते हैं दोस्तों, पिवटल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। पिवटल जोड़ बोला जाता है दोस्तों, ठीक है, वह जोड़, ठीक है, वह गांठ है, वह जोड़ जहाँ गर्दन सिर से मिलती है, हमारा गर्दन जो है शरीर का वो सिर से मिलती है, तो पिवटल जोड़ बोलते हैं। उसके बाद है नेपाल भारत, करंट अफेयर क्वेश्चन है हाल ही का। नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन की बात कर रहे हैं 2024, ठीक है ना। ये जो है कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल। ये लुम्बिनी जगह कहाँ है? नेपाल में है। और इसका आयोजन करता कौन था? तो नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान था, याद रखना है, नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान ये इसका आयोजन करता था दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट करंट अफेयर जो क्वेश्चन आया हुआ है, फ्लाई 91, ये फ्लाई 91 आखिर है क्या? FLY 91, ये 91 लिखा है ना, याद रखना है। यह भारत में शुरू की गई एयरलाइंस है दोस्तों, एयरलाइंस, ठीक है, याद रखना है, एयरलाइन है। तो इसमें लिखा है, ये तो इतना बस याद रखना है, फ्लाई 91 क्या है? ये भारत में शुरू की गई एयरलाइंस है। प्रमुख योजना और आरंभ तिथि की देखते हैं। भारत में जो योजना की शुरू हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले जो योजना आया है अक्टूबर, आप लोग को मालूम होना चाहिए, स्वच्छता के प्रति हमारे भारत के कौन महापुरुष बहुत ज़्यादा एकदम जागरूक थे, सजग थे, ठीक है ना। तो आप सभी को मालूम होगा इसका आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी दोस्तों स्वच्छता के प्रति 2 अक्टूबर को मनाते हैं स्वच्छता दिवस, महात्मा गांधी कि जन्म दिवस पर ही मनाते हैं स्वच्छता दिवस, ये भी याद रखना है, ठीक है। और कब से शुरू किया गया है? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ये जो है दोस्तों अक्टूबर 2014 से शुरू किया गया है। उसके बाद है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना दोस्तों। उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? गैस सिलेंडर से संबंधित है। ये जो है मई में आया था, मई में आया था, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास, जो घर बनाते हैं ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये जो है नवंबर में शुरू किया था दोस्तों, नवंबर 2016 में, ठीक है, इतना याद रखना है।
उसके बाद है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन शुरू किया गया था अगस्त 2019 में, ये सबसे लास्ट जल जीवन मिशन। अगर चारों में आ गया क्रम से जमाने के लिए आपको, तो सबसे पहले स्वच्छ भारत मिशन है, उसके बाद उज्ज्वला योजना है, फिर प्रधानमंत्री आवास है, ठीक है, उसके बाद जो है जल जीवन मिशन है दोस्तों, ये याद रखना है। उसके बाद है संविधान के फिर महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात करते हैं, तो देश में वित्तीय आपात की बात करेंगे। वित्तीय आपात, ठीक है, मतलब जब देश में पैसे की कमी हो जाएगी तो इमरजेंसी लगेगा, ठीक है, इसको वित्तीय आपात बोलते हैं। हम लोग पढ़े हैं अनुच्छेद संविधान में 352, 356 और 360। क्या क्या पढ़े हैं? 352, 356 और 360, ये आपातकाल से संबंधित है। अगर देश में कोई बाहरी आक्रमण होता है या अशांति फैल मतलब सशस्त्र विद्रोह हो रहा है, तो देश में क्या लगा दिया जाता है? आपातकाल लगा दिया जाता है। और 356 की बात करें तो 356 में क्या है? राज्य आपात है, मतलब इसमें राष्ट्रपति शासन लगता है। और 360 में क्या है? जब देश में पैसों की कमी हो जाती है तब वित्तीय आपात लगता है। तो वित्तीय आपात का अनुच्छेद कौन सा है इसमें दोस्तों? तो अनुच्छेद है इसमें 360 है, ये याद रखना है। उसके बाद है वित्त आयोग। वित्त आयोग का उल्लेख किस में है? तो अनुच्छेद 280 में है। उसके बाद है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है अभी वर्तमान में? मतलब संजय के मूर्ति है। और इनका संविधान में कौन से आर्टिकल में है अनुच्छेद में उल्लेख है? तो 148 में है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है? संजय के मूर्ति, 148 में इसका उल्लेख है। उसके बाद है भारत की संचित निधि। भारत की संचित निधि का उल्लेख किस में है? अनुच्छेद 266 में है। याद करे रहिए, नोट भी करते रहिए, उसके बाद तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ही करेंगे लास्ट में। उसके बाद है प्रमुख संयुक्त अभ्यास और देश। प्रमुख संयुक्त अभ्यास और देश, ठीक है, शक्ति है और डस्ट लीक है। शक्ति, अगर शक्ति की बात करें हम लोग तो शक्ति है दोस्तों फ्रांस और भारत के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास चल रहा है, शक्ति, शक्ति जो है। और डस्ट लीक, डस्ट लीक जो है भारत और उज्बेकिस्तान, दो देशों में डस्ट लीक जो है भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य। उसके बाद है शक्सगाम घाटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चित विषय है। शक्सगाम घाटी ये कहाँ है? तो ये घाटी याद रखना है दोस्तों, रणनीतिक क्षेत्र है, युद्ध क्षेत्र है। ये कहाँ स्थित है? ये पीओके में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? पीओके में स्थित है। और ये चर्चित क्यों है? चर्चित इसीलिए है क्योंकि ये जो पीओके क्षेत्र में चीन द्वारा यहाँ विकास कार्य या बुनियादी ढांचा स्थापित किया जा रहा है, याद रखना है, ठीक है, जिसका भारत विरोध कर रहा है। तो थोड़ा सा इसमें विवाद चल रहा है कुछ, ठीक है। तो शक्सगाम घाटी ये कहाँ है? पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है दोस्तों, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये जो थ्योरी वाला तो आपको समझ आया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कैसे आया हुआ था यूपीपीएससी के एग्जाम में। तो देखिए निम्नलिखित, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पेशवाओं के पर विचार कीजिए तथा इन्हें आरोही क्रम, मतलब राजा पहले कौन आए थे उसके बाद कौन आया है, ऐसे क्रम में जमाइए करके। तो हम लोग देखिए, पहला ऑप्शन लिखा है रघुनाथ राव, दूसरा ऑप्शन लिखा है, इसमें देखिए दूसरा ऑप्शन लिखा है बालाजी बाजीराव, और थर्ड ऑप्शन लिखा है नारायण राव, और फोर्थ ऑप्शन लिखा है इसमें बालाजी विश्वनाथ। तो देखिए सबसे पहले कौन सा आया दोस्तों? हम लोग पढ़े हैं बालाजी विश्वनाथ पढ़े हैं, ये फर्स्ट नंबर पे आया था। और सेकंड नंबर पे कौन आया है इसमें से? तो बालाजी जो है बाजीराव, ये सेकंड नंबर पे होगा, ठीक है, ये याद रखना है आपको। उसके बाद अगर बात करें हम लोग, ठीक है, थर्ड नंबर पे कौन आया है? तो नारायण राव आए थे, ठीक। उसके बाद फोर्थ नंबर पे ये आए थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4, 2, 3, 1। तो इसका सही आंसर ये होगा, ठीक है, यही तो जमाए हैं, देख लीजिए। ये दे सबसे पहले कौन सा था? बालाजी विश्वनाथ, सेकंड बाजीराव प्रथम, थर्ड बालाजी बाजीराव। फिर देख लीजिए इसमें लिखा हुआ है, ठीक ना, इसमें कुछ कुछ गायब है, लेकिन आपको जो है क्रम से जमाना है। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवमंडल रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व भारत की भूगोल से क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से। और राज्य कौन से सुमेलित है, कौन से सुमेलित नहीं है, ठीक। तो देखिए इसमें जो है सिमलीपाल कहाँ है? तो सिमलीपाल दोस्तों असम में है, मतलब सॉरी उड़ीसा में है सिमलीपाल। नोकरेक कहाँ है? नोकरेक जो है मेघालय में है दोस्तों, ठीक है। मानस कहाँ है? मानस जो है असम में है। और एक दो बचा है अगस्तमलई, अगस्तमलई कहाँ पड़ेगा? केरल में, ठीक। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसका आंसर इस प्रकार से मिलाया गया, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद देखिए हम लोग अनुच्छेद पढ़े हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहे हैं। हम लोग पढ़े हैं अभी कि राज्यपाल का पद 153 में बिल्कुल सही है। और 154 में क्या चीज़ का उल्लेख है? राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार है, मतलब वही कार्यपालिका शक्ति है, ठीक है। 156 में क्या पढ़े थे? राज्यपाल की पद अवधि पढ़े थे। लेकिन 155 में हम लोग क्या पढ़े हैं? राज्यपाल की नियुक्ति पढ़े थे, और इसमें हटाना दिया है, तो इसीलिए ये गलत है, हमको गलत ही पूछा हुआ है, कौन सा सुमेलित नहीं है करके। उसके बाद है
भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथन सही है? फर्स्ट दिख रहा है, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। ठीक है, किसी भी सदन का सदस्य होता है क्या? नहीं होता है। बस लोकसभा सदस्य बनने की योग्य बस होना चाहिए, लेकिन किसी सदन का सदस्य नहीं होता है राष्ट्रपति, बिल्कुल सही है। सेकंड लिखा है, संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। सही बात है बिल्कुल, क्योंकि संसद के 3 अंग हैं, हम लोग पढ़े हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो संसद जो है राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी और दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा से भी मिलकर बनेगी। तो इसका सटीक आंसर क्या होगा? ए होगा। 1 व 2 दोनों सही हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको बनाना रहेगा। उसके बाद है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है। कोई संशोधन लाना है, ठीक है, संशोधन करना है संविधान में, तो कहाँ किया जा सकता है? देखिए लिखा हुआ है, लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो आपको बता दिया था दोस्तों, अगर संविधान जो मेन संविधान में अगर संशोधन या करेक्शन करना है तो सिर्फ लोकसभा या राज्यसभा बस में लाया जा सकता है, ना राष्ट्रपति द्वारा लाया जा सकता है, ना ही राज्यों की विधानसभा या विधान परिषद या विधानमंडल जो भी आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी रहेगा। 1 व 2 बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनाना रहेगा दोस्तों। उसके बाद है, भारत के निर्वाचन आयुक्त के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? भारत के निर्वाचन आयुक्त, तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति के पदों का निर्वाचन करना। ठीक है, ये सही है कि गलत, उसको देखेंगे। ठीक है, सेकंड लिखा है, नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन कराना। और थर्ड लिखा है, उपयुक्त जो दोनों का, ठीक है, लोकसभा ये सब, उपयुक्त निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णयन करना। ये सही है कि गलत है, ये हमको देखना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, देखो अगर बात करें हम लोग, तो पहला दोस्तों बिल्कुल ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भारतीय निर्वाचन आयोग किसका चुनाव कराता है? लोकसभा का चुनाव कराता है, ठीक है, राज्यसभा का चुनाव कराता है, और राज्यों का जो विधानसभा होता है, ठीक है, उसका चुनाव कराता है, और राष्ट्रपति का चुनाव कराता है। ठीक है, ये याद रखना है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये सबका चुनाव कराता है, और राज्यों के विधानसभा का, लेकिन ये सबका अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं कराता है। और सेकंड बात करें, नगर पालिका और नगर निगम का चुनाव कौन कराता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, ना कि भारत निर्वाचन आयोग। और थर्ड लिखा है, उपयुक्त निर्वाचन संबंधी संदेह और विवादों का निर्णयन भारतीय निर्वाचन आयोग करता है क्या? वो नहीं करता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो सही आंसर इसका क्या होगा? कोई सही नहीं है, 2, 3 भी सही नहीं है, 1, 2 भी सही नहीं है, 1, 3 भी सही नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से बनाना है दोस्तों। उसके बाद आपको बता दिया था इसमें, ठीक है, उसमें लिखा ही हुआ है नोट्स में कि इसमें प्रसिद्ध स्थानीय तूफान और स्थान क्षेत्र कौन कौन सा है। ठीक है, तो लू जो है, लू कहाँ आती है दोस्तों? सबसे ज़्यादा उत्तर भारत में, पंजाब से बिहार तक पढ़े हैं। आम्र वर्षा, आम्र वर्षा की बात करें, तटीय कर्नाटक क्षेत्र, फूलों वाली बौछार केरल, और काल बैसाखी जो है दोस्तों पश्चिम बंगाल, याद रखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है, ये भारतीय भूगोल से है क्वेश्चन, जो हम लोग नदी अपवाह तंत्र पढ़ते हैं इसमें। देवप्रयाग में कौन कौन सी नदी का संगम होता है? तो अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है दोस्तों देवप्रयाग में, अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम। ठीक है, टिहरी बांध में जो है कौन कौन सी नदी का संगम है? भागीरथी और भिलांगना का संगम है। कर्णप्रयाग की बात करें, ठीक है, तो कान में पीड़ा होता है करके बताया था, अलकनंदा तो सब में रहेगा ही रहेगा लगभग। ठीक, कर्णप्रयाग में ये आएगा अलकनंदा प्लस पिंडर, और रुद्रप्रयाग में रहेगा अलकनंदा प्लस मंदाकिनी दोस्तों। तो ये सब आपका सही आंसर रहेगा। उसके बाद है, FL मतलब फ्लाई 91, ये क्या है दोस्तों? बता दिया था, एयरलाइन से है, याद रखना है। ठीक, एयरलाइन से है, और ये जो है मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे शुरू की गई थी, दोनों सही है इसमें, इसको भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद है, देखिए ये वाला मैं आपको बताया था अभी जस्ट, योजना और आरंभ तिथि। तो सबसे पहले कौन सी योजना हुआ है? मैं बताया था, स्वच्छ भारत योजना हुआ है दोस्तों। उसके बाद हुआ है उज्ज्वला योजना हुआ है। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हुआ है। उसके बाद जो है वो स्वच्छ जल जीवन मिशन हुआ है। इसको मिलाते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये कब हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों नवंबर 2016 में। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ये जो है 14 में हो गया था। ठीक है ना। उसके बाद प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, तो ये मई 2016 में हुआ है। और जल जीवन मिशन जो है दोस्तों, ये हुआ है अगस्त 2019 में। ठीक है, तो बोल रहा हूँ उसको देख लीजिए, इसमें आंसर भी है। उसके बाद है, मानव विकास सूचकांक में किन संकेतांकों का उपयोग किया जाता है? मतलब मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है तो आधार क्या होता है? बुनियादी ढांचा उसको। तो पहला हम लोग पढ़े हैं आय स्तर, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दूसरा क्या है, इसमें शिक्षा का स्तर होना चाहिए। और तीसरा हम लोग क्या पढ़े हैं? संभावित जीवन अवधि, मतलब जीवन अवधि वहाँ उस देश की कितनी है लोगों की।
ठीक है, ये पढ़े हैं। पर्यावरण की स्थिति से हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1, 2 और 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। और मानव विकास सूचकांक में भारत का भी वर्तमान में स्थान 134 है। उसके बाद है भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को काल क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में स्वच्छ मतलब इसमें उत्तर चुनिए करके। तो ये है दोस्तों, देख लीजिए इसमें, ठीक। स्वच्छ भारत मिशन ये क्वेश्चन था। उसके बाद है संविधान का क्वेश्चन फिर आ गया है। देखिए, विधि के समक्ष समानता, आप लोग सभी जानते हैं कि, देखिए ध्यान से सुनेंगे, ऐसे मूल अधिकार, ध्यान सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे मूल अधिकार जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही दिया गया है, जो गैर नागरिक है उनको नहीं दिया गया है। तो ऐसे कौन कौन से अधिकार है आप जानते हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? हम लोग पढ़े 15, 16, 19, ठीक है, 29 और 30। ये 5 प्रकार के ऐसे मूल अधिकार है जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही दिए गए हैं, जो गैर नागरिक है, विदेशी नागरिक, उनको नहीं दिया गया है। तो चलिए, आपको तो ये मालूम ही होगा। उसके बाद देखते हैं, फर्स्ट लिखा है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता की बात करें तो अनुच्छेद किसमें है? 14 है। और ये जो है दोस्तों, ये जो 14 वाला है वो क्या है? सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है कि मूल अधिकार? नहीं है, सभी के लिए है। तो लिखा हुआ है इसमें, सामने लिखा हुआ है ना, नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए सुनिश्चित की गई है। बिल्कुल सही है ये, ठीक है, दोनों के लिए है। उसके बाद है लोक सेवाओं में अवसर की समानता, ये अनुच्छेद 16 की बात कर रहे हैं। अभी मैं जस्ट लिखा था अनुच्छेद 16 जो है सिर्फ भारतीय नागरिकों को दी गई है। इसमें देखते हैं लिखा क्या है, केवल भारतीय नागरिकों के लिए, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद है किसी नए राज्य की स्थापना करना। किसी नए राज्य की स्थापना करना किसकी शक्ति है? संसद का अधिकार है दोस्तों, विधानसभा लोग नहीं कर पाएंगे कोई राज्य, ठीक है। कौन करेगा नए राज्य की स्थापना? संसद करेगी। उसके बाद डी वाला ऑप्शन है किसी राज्य का नाम बदलना। किसी राज्य का नाम बदलने का अधिकार किसको है? उस राज्य का विधानमंडल को भी नहीं है। किसके पास है? संसद के पास। ये दोस्तों याद रखना है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, हमारा याद रखना है, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से बनाना है। उसके बाद फिर अनुच्छेद वाला क्वेश्चन है, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं अभी। वित्तीय आपात किस में आएगा? तो वित्तीय आपात दोस्तों 360 में आएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है अभी वर्तमान में? संजय के मूर्ति है। और कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148 में है ये। वित्त आयोग 280 में है और भारत की संचित निधि 266 में है। उसके बाद है भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है? हम लोग पढ़े हैं मूल अधिकार में शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 पढ़े हैं और अनुच्छेद 24 पढ़े हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत। अनुच्छेद 23 क्या बोलता है कि बलात् श्रम या मानव दुर्व्यापार, मानव की तस्करी, खरीदी, बिक्री, ये सब जो है, ठीक है, उसका मतलब विरोध करना है, ठीक है, ये वाला कानूनी अपराध है, वो उसका तस्करी करते हैं। और 24 बोलता है कि कारखानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों का प्रवेश जो है निषेध है, कारखानों में या जोखिम भरे कामों में, ये बोलते हैं। तो इसमें आप अस्पृश्यता कांड, इसमें क्या कौन सा अनुच्छेद है? देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये 23 और 24 में है। अस्पृश्यता कांड ये तो 17 में है। ये हो सकता है क्या? पहला तो बिल्कुल नहीं हो सकता, दूसरा बिल्कुल सही है, 23 में है, तीसरा भी सही है, 24 में है। लेकिन अल्पसंख्यक हितों की सुरक्षा, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो कौन सा सही होगा? 2 और 3 बस हमारा सही होगा, बिल्कुल, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन बनाना है। उसके बाद कंप्यूटर से क्वेश्चन है। कंप्यूटर से क्वेश्चन हर एग्जाम में आता ही आता है। निम्नलिखित समूहों में से किसमें केवल आगत उपकरण मतलब इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस कौन कौन सा है दोस्तों? देखिए, अगर फर्स्ट की बात करें तो प्रिंटर आउटपुट हो जाएगा, ये गड़बड़ कर दिया, ठीक है। सेकंड वाले में देखें तो प्रोजेक्टर, ये भी आउटपुट डिवाइस, ये गड़बड़ कर दिया। थर्ड में देखेंगे तो मॉनिटर, ये भी गड़बड़ कर दिया, ये आउटपुट डिवाइस। लेकिन हमको सिर्फ पूछ रहा है इनपुट कौन सा है, तो डी वाला सही होगा। माउस है, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सभी इनपुट डिवाइस है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर मेमोरी का वह कौन सा भाग है जो विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर भी अपरिवर्तनशील रहता है? ठीक है, आपूर्ति होने पर भी रोम। रोम मतलब क्या है? जो स्थायी मेमोरी है दोस्तों, ठीक है। ये क्या है? रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये स्थायी मेमोरी है। और रैम जो है उसमें डाटा डिलीट खत्म हो जाता है, ठीक है। लाइट बोल बंद होता है तो उपकरण बंद होता है, तो याद रखना है, ठीक है। तो रोम सही है। उसके बाद है, देखिए फिर अनुच्छेद की बात करते हैं तो निर्वाचन आयोग, ठीक है। इसमें देख रहे हैं कौन सा सुमेलित है, सही है, कौन सा छांटना है। तो निर्वाचन आयोग दोस्तों किस में है? ये अनुच्छेद 324 में है, ठीक है ना। ये गलत हो गया, ठीक, क्योंकि 165 दिया है यहाँ पे। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये किस में है दोस्तों? आयोग जो है, ये याद रखना है आपको, 338 में है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वित्त आयोग, वित्त आयोग किस में है? तो 280 में है, ये भी गलत है। लेकिन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये जो ओबीसी आयोग जो है 340 में, ये बस बिल्कुल सही है। तो हमको सही ही छांटना था दोस्तों, ठीक है।
उसके बाद है देखिए, निम्नलिखित के सही कालानुक्रम में पहचान कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए शंकरी प्रसाद, ये वाला दोस्तों, ठीक है ना। तो ये वाला पहले आया था, उसके बाद सज्जन सिंगार वाला आया है, उसके बाद गोलकनाथ वाला आया है, उसके बाद जो है केशवानंद भारती वाला आया है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छे से इसको याद रखना है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग एग्जैक्ट इसका ईयर की बात करें, सन की बात करें, तो कौन सा रहेगा? देखिए शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय राज्य, ये जो है कब आया था दोस्तों? कौन सा राज्य की बात कर रहे हैं? शंकरी प्रसाद वाला बिहार राज्य वाला, ठीक है, ये 1951 में आया था। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान, ये जो दोस्तों 1965 में आया था, याद रखना है। ये कब आया था? 1965 में आया था। और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ये जो आया था 1967 में आया था, ठीक है। और केशवानंद भारती मामला दोस्तों 1973 में आया था, याद रखना है। कौन से सन में? 1973 में आया है, देख लीजिए, इसको लिख लीजिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, तब आप जमा पाएंगे। उसके बाद है संविधान संशोधन और उनके वर्ष को क्रम से मिलाना है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए 42वां संविधान संशोधन कब हुआ है? तो 4 और 2 को जोड़ने बोला था मैं, 4 2 कितना होगा? 6 होगा, तो 1976 वाला रहेगा ये, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? तो 1985 में हुआ था, दल बदल वाला है, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन जो शिक्षक अधिकार वाला है, ये कब जोड़ा गया था? तो ये दोस्तों 2002 में जोड़ा गया था। और 96वां संविधान संशोधन 2011 में। आपको जो बाद में संशोधन हुआ है वो जो है सन बड़ा रहेगा, सिंपल सा है, ठीक है। तो कम से कम गेस के आधार पर ही बन जाएगा आपका। उसके बाद है बलवंत राय मेहता समिति द्वारा अनुशंसित त्रिस्तरीय पंचायती राज में निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तर नहीं है, पूछ रहा है बलवंत राय। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कौन कौन से स्तर होता है। ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और पंचायत समिति, मतलब जनपद पंचायत ये था। लेकिन न्याय पंचायत हम लोग कोई जगह पढ़े नहीं है, तो यही क्या होगा? गलत होगा, ठीक है। उसके बाद है देखिए साइंस से क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें विटामिन ए, बी, सी, डी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? विटामिन ए की कमी से रतौंधी मतलब अंधापन होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी कि सूखा रोग होता है, ठीक, ये हम लोग पढ़े, देख लीजिएगा उसमें। तो दोस्तों आज की वीडियो हम लोग यहीं तक करते हैं। आज जो क्वेश्चन कराया गया है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो आप बिल्कुल कमेंट और शेयर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।